नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी दोस्तों जानते हैं कि हम लोग व्यक्तित्व पढ़ रहे थे और व्यक्तित्व में लगभग पोर्शन आपका खत्म हो गया था। बचा क्या था? व्यक्तित्व में बचा था तो सिर्फ एक या दो सिद्धांत बचे हुए थी। तो जो कि आप सभी को पता था कि क्लास में थोड़ा सा रह गया था। और क्यों रह गया था ये भी आपको पता है ना, नहीं तो मैंने शायद वहीं पढ़ा दिया होता आपको। चलिए, शायद क्या, यकीनन मैं तो पढ़ाने ही जा रहा था। अब जब हो गया भाई तो हो गया ना। चलिए, तो बात करते हैं बेटा, हम लोग व्यक्तित्व की, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और लगभग सभी चीजें पढ़ लिए थे। मैंने आपको कई ढेर सारे सिद्धांत इसके और कई ढेर सारे टेस्ट भी इसके आपको पढ़ा दिए थे। बस बचा क्या था? बचा था आपका व्यक्तित्व का युंग का सिद्धांत हम लोग पढ़ने वाले थे। तभी हम लोग की क्लास ओवर हो गई थी। चलिए, बात करनी है बेटा किसकी? तो बात करनी है हम लोग को कार्ल गुस्ताव युंग की। कार्ल युंग की बात करनी है हम लोग को, उनके सिद्धांत की। चलिए, हेडिंग बना लीजिएगा, कार्ल युंग। युंग की बेटा बात करें तो युंग जो है ये फ्राइड से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। युंग फ्राइड से प्रभावित थे। युंग फ्राइड से प्रभावित थे। पहली बात, पहली बात क्या कि युंग फ्राइड से प्रभावित थे तथा उन्हें मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, जिसको आप पढ़ते हो फ्राइड का क्या पढ़ते हो, मनोविश्लेषणात्मक आप मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आपसे पूछता है कि किस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया या मनोविश्लेषणवाद का जनक कहो, तो मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो युंग को माना जाता है। किसको माना जाता है? युंग को माना जाता है। तो ये वाली बात भी बहुत 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 ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, इन्हें मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, इन्हें मनोविश्लेषणात्मक, एक सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़ा गया, एक सेकेंड बेटा, इन्हें मनोविश्लेषणात्मक मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्हें मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इन्हें मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इन्हें मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। युंग जो है वो फ्राइड से प्रभावित थे। तो ये लेकिन फ्राइड का जो अचेतन मन वाला सिद्धांत है, इसमें आप चेतन मन, अचेतन मन और ये वाला पढ़ते हो, अचेतन मन और अवचेतन मन, तीन प्रकार के मन की आप बात करते हो। तो युंग जो है उस वाले सिद्धांत से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे। पहली बात तो ये कि जो फ्राइड महोदय हैं ये युंग के अचेतन मन के सिद्धांत से सहमत नहीं थे। युंग फ्राइड के अचेतन अचेतन मन के सिद्धांत से प्रभावित, अचेतन मन के सिद्धांत से प्रभावित थे। अचेतन मन के सिद्धांत से प्रभावित थे। युंग फ्राइड के अचेतन मन के सिद्धांत से प्रभावित थे। अब जो युंग महोदय हैं ये फ्राइड के अचेतन मन, सॉरी यार, प्रभावित नहीं थे, से असहमत थे, गड़बड़ा गया। युंग फ्राइड के अचेतन मन के सिद्धांत से असहमत थे, असहमत थे, इसलिए इन्होंने जो अचेतन मन का खुद का सिद्धांत बना डाला। इतना ज्यादा असहमत थे कि खुद का ही सिद्धांत बना दिया, वो भी अपने गुरु का, क्योंकि फ्राइड से तो ये प्रभावित भी थे लेकिन अचेतन मन के सिद्धांत से सहमत नहीं थे। तो इन्होंने क्या कहा, इसलिए इन्होंने अचेतन मन को दो भागों में बांट डाला। क्या किया? अचेतन मन को दो भागों में बांट डाला। चलिए देखते हैं, इन्होंने अचेतन मन को, इन्होंने अचेतन मन को दो भागों में
इन्होंने अचेतन मन को दो भागों में बांटा। अब वो कौन कौन से दो प्रकार के अचेतन मन इन्होंने बताए? तो पहला बताया व्यक्तिगत अचेतन। पहला क्या बताया? पहला बताया व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब व्यक्तिगत क्या होता है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब क्या? जब एक व्यक्ति की कोई खास बात की जाए तो वो हो जाता है बेटा क्या? वो हो जाता है आपका व्यक्तिगत। तो ये हो गया आपका व्यक्तिगत अचेतन। व्यक्तिगत अचेतन में इन्होंने क्या बताया है? जल्दी से कोई बताएगा? व्यक्तिगत अचेतन में इन्होंने क्या बताया है? बताइए, व्यक्तिगत अचेतन में इन्होंने क्या बताया है? जल्दी से कोई बताइए। देखो बेटा, अगर बात करें व्यक्तिगत अचेतन की, तो व्यक्तिगत अचेतन में इन्होंने ये बताया है कि जो हमारे मन की अपने खुद के स्वयं के मन की जो अतिरिक्त इच्छाएं होती हैं, वो कहां पे आती हैं? तो वो आती हैं व्यक्तिगत अचेतन में। ठीक है, तो हमारे मन की अतृप्त इच्छाओं, हमारे मन की अतिरिक्त इच्छाओं, जो हमारे मन के में अतिरिक्त इच्छाएं होती हैं, वो कहां पे होती है? वो व्यक्तिगत अचेतन में होती हैं। ठीक है, हमारे मन की अतृप्त इच्छाएं व्यक्तिगत अचेतन में होती हैं। मतलब ये स्वयं की बात हो रही है हमारे, मतलब क्या मैं स्वयं, मेरे अपने मन की बात हो रही है या नहीं? हमारे मतलब आप और मेरे, हम दोनों की नहीं, सिर्फ मेरे मन की। जो सबका एक व्यक्तिगत अचेतन होता है, आपका अलग व्यक्तिगत अचेतन है, मेरा एक अलग व्यक्तिगत अचेतन है। ठीक है, मतलब मेरे मन की अतिरिक्त इच्छाएं मेरे अचेतन मन में होंगी, और आपके जो अतिरिक्त इच्छाएं हैं वो आपके अचेतन मन में होगी। तो हमारे से ये कोई नहीं समझेगा कि हमारे आपके सबकी, हम सबकी नहीं, सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। एक इंडिविजुअल की जो अतिरिक्त इच्छाएं होती हैं वो कहां पे होती हैं? तो व्यक्तिगत अचेतन में होती है। हमारे मन की अतिरिक्त इच्छाएं व्यक्तिगत अचेतन में होती हैं। व्यक्तिगत अचेतन में होती हैं। दूसरी बात, देखो पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात जो बेटा हम लोग को करनी है वो है सामूहिक अचेतन की। इसका जो दूसरा प्रकार है वो है सामूहिक अचेतन। अब समूह में तो बहुत लोग आ जाएंगे ना, तो कौन आएगा? मोहल्ले वाले आएंगे? दोस्त यार आएंगे? नहीं आएंगे ना, उनको भी समूह में ले लेंगे। बताइए, तो जो सामूहिक अचेतन होता है, यहाँ पे समूह का मतलब से एक चीज तो आपको समझ में आई गई कि अगर समूह की बात हुई है तो यानी कि बहुत ढेर सारे लोगों की यहाँ पर बात होने वाली है, मतलब कई लोगों की यहाँ पर बात होगी, है ना? चलिए देखते हैं सामूहिक अचेतन में क्या होता है। कि इस प्रकार के अचेतन में, इस प्रकार के अचेतन में हमारे अलावा, इस प्रकार के अचेतन में हमारे अलावा किसकी? हमारे पूर्वजों का अचेतन भी होता है। इस प्रकार के अचेतन में हमारे अलावा हमारे पूर्वजों का भी अचेतन होता है बेटा। हमारे अलावा हमारे पूर्वजों का भी अचेतन होता है। इस प्रकार के अचेतन में हमारे अलावा हमारे पूर्वजों का भी अचेतन होता है। आई बात समझ में? ये थी एज सिंपल एज इट इज कि इस प्रकार के अचेतन में हमारे अलावा हमारे पूर्वजों का भी अचेतन होता है। एक बार पूरा बोर्ड आप लोग देख लीजिएगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो अभी पूछ लीजिएगा। चलिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बेटा डाल दीजिएगा। बाद में अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो बाद में मैं बता दूंगा आपको। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख देना। मैं आपको गारंटीड, मैं एक एक कमेंट देखता हूँ, मैं आपको गारंटीड बता रहा हूँ, उस टॉपिक को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो पॉइंट नहीं समझ में आई होगी वो पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बस बिंदास होके पढ़ते रहिए। युंग ने व्यक्तित्व का अभिमुखी सिद्धांत दिया है। युंग ने व्यक्तित्व का
अभिमुखी सिद्धांत दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पढ़ा भी है। युंग ने व्यक्तित्व का अभिमुखी सिद्धांत दिया। अब अभिमुखी सिद्धांत यही वाला सिद्धांत है जो आप सबसे ज्यादा, जब आप व्यक्तित्व की बात करते हो तो ये वही वाला सिद्धांत है जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा परिचित हो। आपसे पूछता है व्यक्तित्व कितने प्रकार के, तो शायद सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, या शुडॉल का है, कृष का है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में बाद में आती हैं। लेकिन हाँ, जो सबसे पहले आता है कि व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, तो आदमी के तुरंत से, अगर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके मुंह से तुरंत निकलेगा क्या, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ये दो शब्द हैं जो आपके दिमाग में रटे हुए हैं। जैसे आप मनोविज्ञान पढ़ना शुरू करते हो तुरंत आपके दिमाग में ये दो वर्ड आते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ये इस आधार पर विभाजन किसने किया है, तो युंग ने किया है व्यक्तित्व का विभाजन। इन्होंने व्यक्तित्व का अभिमुखी सिद्धांत दिया है। चलिए देखते हैं। अब अभिमुखी है तो अभिमुखी के इन्होंने 3 पार्ट बताए। कौन कौन से 3 पार्ट बताए? पहला, युंग ने व्यक्तित्व का पहला क्या होगा बताइए, अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। इधर क्या आएगा, बहिर्मुखी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। और इधर क्या हो जाएगा बेटा, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका उभयमुखी। जो थोड़ा शर्मीला हो, ज्यादा सामाजिक ना हो, ज्यादा बातचीत करने में तेज ना हो, वो किस वाली क्वालिटी में आएगा, वो आएगा अंतर्मुखी। अच्छा, अंतर्मुखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। अंतर्मुखी को बेटा इंग्लिश में कहते हैं, ये जो लाइन है ये आप इंडिकेट कर रही है, इंट्रोवर्ट। ये कौन है, ये कौन है, ये है एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। और ये बहिर्मुखी है, तो बहिर्मुखी को तो आप लोग सब जानते हो क्या कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, ये 3 प्रकार के अभिमुखी जो सिद्धांत है, इसमें 3 प्रकार के लोगों की बात हुई है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। ठीक है बेटा। अब स्वभाव के आधार पर देख लेते हैं कि किस किस आधार पर इनका क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। तो देखो, ये लोग शांत होते हैं, सामाजिक ज्यादा नहीं होते हैं, शर्मीले होते हैं। तो अंतर्मुखी वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, शांत होते हैं, कम सामाजिक होते हैं, क्योंकि जब शर्मीले होंगे तो समाज में ज्यादा बातचीत कर ही नहीं पाएंगे। तो ये हो जाएगा, कम सामाजिक होते हैं ये लोग। उभयमुखी या एम्बिवर्ट का मतलब आप जानते हैं कि जो कहाँ पे आया है, इन दोनों के बीच में आया है, जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में आया है, वो कौन होता है, वो होता है आपका अंतर्मुखी या बहिर्मुखी। ठीक है बेटा। तो शांत और कम सामाजिक व्यक्ति तो जो होता है वो इंट्रोवर्ट, जो दोनों के मिक्स का होता है उसको एम्बिवर्ट। एक्सट्रोवर्ट में क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट में जब ज्यादा बात नहीं होगा, मतलब बोलेगा, बहुत ही ज्यादा सामाजिक होगा, क्या, बोलने वाला, बहुत बोलता है ये, मतलब जहां इसकी विचार मांगो वो भी देगा, जहां ना मांगो वो भी देगा। बोलने वाला कैसा होता है, तो बोलने वाला होता है, सामाजिक होता है, मिलनसार, जिसको आप लोग कहते हो मिलनसार होता है, सबसे मिलने जुलने। कह दो आज उन वाले चाचा घर चलना है, ये वाला व्यक्ति क्या कहेगा, आप कहोगे आज चाचा घर चलना है। अब रमेश चाचा, अब रमेश चाचा को ना हम जानते ना आप जानते, लेकिन रमेश चाचा के घर ये वाला जाने से तो कतराएगा, कहेगा हम क्या करने जाएंगे, हम तो उनको जानते ही नहीं है। और ये वाला क्या करेगा, अच्छा रमेश चाचा घर मैं भी चलूंगा, रमेश चाचा वो तो बहुत अच्छे हैं, जान नहीं रहा लेकिन फिर भी क्वालिटी है कि उसको मिलना है सबसे, उसको सबको जानना है, इस वजह से क्या कहेगा तुरंत, मैं भी चलूंगा, बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा मम्मी, आप कह दोगे तुम कहाँ मिले, तुम तो मिले नहीं हो। अरे नहीं मम्मी, हमको मिलना है उनसे, हमने बहुत नाम सुना है उनका। मतलब हर समय ये लोगों से, नए लोगों से मिलने के लिए, सबसे बात करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और जो उभयमुखी है, ये वाली क्वालिटी सबसे बढ़िया होती है, क्योंकि ये आप एकदम जैसा आप चाहोगे वैसा काम करते हैं। मतलब जैसा कह दिया, दोनों अगर आप आए हैं तो आपसे मिल भी लेंगे, आपसे ज्यादा बोलेंगे भी नहीं। तो सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, उभयमुखी या फिर एम्बिवर्ट। एक बार इसको देख लीजिएगा, इसको ऐसे ही बना लीजिएगा।
चलिए बेटा, आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सेल्डन की बात करते हैं तो सेल्डन ने व्यक्तित्व को शरीर रचना के आधार पर बांटा है। सेल्डन ने सेल्डन चलिए बात करते हैं बेटा सेल्डन की। तो सेल्डन ने व्यक्तित्व को शरीर रचना के आधार पर लंबा, मोटा, चौड़ा, पतला, दुबला इस हिसाब से बांटा है। ठीक है, तो व्यक्तित्व को सेल्डन ने व्यक्तित्व को शरीर रचना के आधार पर बांटा है। शरीर रचना के आधार पर, शरीर रचना मतलब कि शरीर की बनावट, शरीर रचना के आधार पर बांटा। सेल्डन ने व्यक्तित्व को शरीर रचना के आधार पर बांटा है। अब कैसे शरीर रचना के आधार पर बांटा है, तो इन्होंने तीन प्रकार का बताया है। एक बताया लंबाकृति, एक बताया गोलाकृति, एक बताया आयताकृति। लंबाकृति, गोलाकृति और आयताकृति। लंबाकृति, गोलाकृति और आयताकृति। सबकी कुछ क्वालिटीज को देखेंगे। लंबाकृति, लंबाकृति, गोलाकृति, गोलाकृति और जो तीसरा है, पहला हो गया लंबाकृति, दूसरा हो गया गोलाकृति और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आयताकृति। लंबाकृति, गोलाकृति और आयताकृति। ठीक है बेटा, अब इसको लंबाकृति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो लंबाकृति को इंग्लिश में बोलते हैं क्या है मेरे बच्चा, इसको बोलते हैं सॉरी एक मिनट, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, एंडोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और इसको बोलते हैं मीजोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और मीजोमॉर्फिक, तीन प्रकार से इंग्लिश में। चलिए बात कर लेते हैं क्या क्या क्वालिटीज पाई जाती हैं एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और मीजोमॉर्फिक। अब आपको लंब आकृति, तो लंब आकृति से क्या समझ में आया बेटा, लंब आकृति से आपको चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गई होंगी कि कैसा होगा ये लंबा आकृति। तो यानी कि कैसा होगा, जल्दी से बताइए। लंब आकृति लंबा होगा, दुबला होगा, चिड़चिड़ा होगा, लंबा, दुबला, चिड़चिड़ा। जब बात करते हैं बेटा गोलाकृति की, तो गोलाकृति में क्या होता है भाई, गोल होगा। गोल होने का क्या मतलब है, थोड़ा मोटा होगा, हाइट कम होगी भाई, जब अगर मोटापा बढ़ गया तो हाइट वैसे ही कम हो जाती है। ठीक है, तो मोटा, नाटा, थुलथुला, स्वाद प्रिय मतलब खाने पीने में बहुत तेज। मोटा, नाटा और स्वाद प्रिय, इसके अंदर ये तीनों क्वालिटीज पाई जाएंगी। अब बात करते हैं हम लोग आयताकृति या फिर मीजोमॉर्फिक की। आयताकृति या फिर मीजोमॉर्फिक की, तो ये कैसा होगा, सबसे बढ़िया वाला होगा कौन, आयताकृति वाला व्यक्ति। चुस्त होगा, एकदम चुस्त होगा, सुडोलकाय होगा, ऊर्जावान होगा, सक्रिय होगा। चलिए देख लेते हैं, चुस्त, ऊर्जावान, सक्रिय। चुस्त, ऊर्जावान और सक्रिय, ये क्वालिटीज पाई जाएंगी किसके अंदर, किसी आयताकृति वाले व्यक्ति में पाई जाएंगी। ये जो आपकी क्वालिटीज हैं कि वो चुस्त होगा, सुडौल होगा, ऊर्जावान होगा, सक्रिय होगा। भाई चुस्त होगा तो सक्रिय तो होगा ही, जब उसकी शरीर इतनी अच्छी है कि कभी थकती ही नहीं है, क्योंकि उसने मेहनत कर रखी है, शरीर को उस लायक बना रखा है कि हाँ थोड़ा सा वो ज्यादा भी मेहनत करे तो भी कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये हो गया बेटा सेल्डन का, आपका सेल्डन का व्यक्तित्व का विभाजन। चलिए एक बार देख लीजिएगा आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे।
चलिए बेटा ये हो गया आपका। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्रैचमर। क्रैचमर क्या है? क्रैचमर। चलिए क्रैचमर के अनुसार देखते हैं इसको। क्रैचमर भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है आपको। क्रैचमर, क्रैचमर ने क्या किया है? क्रैचमर ने भी व्यक्तित्व को शरीर रचना के आधार पर बांटा है। क्रैचमर ने व्यक्तित्व को शरीर रचना के आधार पर बांटा है। शरीर रचना के आधार पर बांटा है। क्रैचमर ने व्यक्तित्व को शरीर रचना के आधार पर बांटा है। अभी आपने जो पढ़ा था सेल्डन, उन्होंने भी शरीर रचना के आधार पर बांटा था। क्रैचमर ने भी शरीर रचना के आधार पर बांटा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर दो दो लोगों ने बांट दिया, तो याद कैसे रखेंगे? याद इस तरह से रखेंगे कि सेल्डन ने अभी आपको तीन बताए थे, एंडो, एक्टो और मीजो। और यहाँ पर मैं आपको कितने प्रकार बताऊंगा? यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा टोटल 4 प्रकार। तो क्रैचमर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्ति को 4 प्रकार से बांटा है। कितने प्रकार से बांटा है? 4 प्रकार से बांटा है। हालांकि कुछ नाम अगर हिंदी वाले हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम लगेंगे। चलिए पहला क्या है? लंबकाय। लंबकाय। दूसरा गोलकाय। तीसरा पुष्टकाय। यही पुष्टकाय जो है, जो कौन पुष्ट होगा? जो आपका जिसकी शरीर अच्छी होगी, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित काय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मिश्रित काय भी बोलते हैं। चलिए अब इसके इंग्लिश वाले नाम भी देख लेते हैं। देखो लंब काय को हम लोग बोलते हैं एस्थेनिक, और गोल काय को बोलते हैं पिकनिक, और इसको पुष्ट काय को बोलते हैं एथलेटिक, और मिश्रित काय को बोलते हैं डाइप्लास्टिक। क्या बोलते हैं? डाइप्लास्टिक। चलिए देख लीजिएगा। लंब काय को क्या बोलते हैं? एस्थेनिक। क्वालिटीज पता है, लंबा होगा, पतला होगा। गोल काय पिकनिक। अब ये पिकनिक नहीं जाता है ज्यादा, एक तरह से समझेंगे तो ये पिकनिक ही ज्यादा जाता है, खाता पीता है, पिकनिक जाता है। इस वजह से भाई पिकनिक जाएगा तो खाएगा पिएगा ज्यादा, इसी वजह से इसका नाम रख दिया गया था शायद पिकनिक। ठीक है। अब पुष्ट काय की बेटा बात करते हैं तो ये एथलेटिक होता है, मतलब इसका शरीर एथलेटिक्स खेलने लायक बना होता है, तो इसीलिए इसको एथलेटिक कहते हैं। और जो मिश्रित काय होता है इसको डाई प्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई प्लास्टिक बोलते हैं। डाई प्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है। एस्थेनिक, पिकनिक, एथलेटिक और डाई प्लास्टिक, ये टोटल आपके 4 प्रकार के हो जाते हैं। ये टोटल आपके 4 प्रकार के बेटा विभाजन हो गए। लंबकाय, गोलकाय, पुष्टकाय और मिश्रित काय। किसने दिया? तो क्रैचमर ने दिया। किसके आधार पर दिया? तो शरीर रचना के आधार पर दिया। चलिए इसको देख लीजिएगा एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्रैचमर वाला इंपॉर्टेंट है। क्रैचमर और सेल्डन दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा। क्रैचमर वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रैचमर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हैंस आइजैक की। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट बेटा बात करेंगे हैंस आइजैक की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आप लोग लिखिएगा हैंस आइजैक। हैंस आइजैक। अब हैंस आइजैक की बात करें बेटा तो मोटे मोटी क्या बात कर सकते हैं, पहले इनसे जान लेते हैं। कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जर्मन मूल के वैज्ञानिक थे। जर्मन मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। क्या, सॉरी, जर्मन मूल के इंग्लिश वैज्ञानिक थे। ठीक है। ये इन्होंने अपना ज्यादातर समय इंग्लैंड में दिया। ठीक है। कहाँ पे दिया? इंग्लैंड में दिया। जर्मन मूल के थे। मतलब जन्म स्थान क्या था? जर्मनी। जर्मन मूल के थे पर ज्यादातर समय, पर ज्यादा समय कहाँ व्यतीत किया? इंग्लैंड में। पर ज्यादा समय इंग्लैंड में व्यतीत किया।
और ज्यादा समय इंग्लैंड में व्यतीत किया। आइजैक ने व्यक्तित्व का पेन मॉडल दिया था। आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ये वाले क्वेश्चन मैं करा चुका हूं कि व्यक्तित्व का पेन मॉडल सिद्धांत किसने दिया। तो आज से कसम खा के याद कर लीजिएगा कि व्यक्तित्व का पेन मॉडल सिद्धांत किसने दिया। तो व्यक्तित्व का पेन मॉडल सिद्धांत हेंस आइजैक ने दिया है। ठीक है, जर्मन मूल के थे पर ज्यादा समय इंग्लैंड में व्यतीत किया। आइजैक ने व्यक्तित्व का क्या पेन PEN पेन मॉडल का सिद्धांत दिया। व्यक्तित्व का पेन मॉडल सिद्धांत दिया। पेन मॉडल सिद्धांत दिया। व्यक्तित्व का पेन मॉडल का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और देखते हैं पेन मॉडल का सिद्धांत तो इन्होंने दिया ही दिया। आइजैक ने पहली बार मनोविज्ञान में तंत्रिका तापी यानी कि न्यूरोटिसिज्म शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहली बार न्यूरोटिसिज्म शब्द का भी प्रयोग इन्होंने सबसे पहली बार किया। ठीक है बेटा, चलिए आइजैक ने पहली बार तंत्रिका तापी या तंत्रिका ताप, जो भी आप देखना चाहो, तंत्रिका ताप तंत्रिका तापी दोनों है। न्यूरोटिसिज्म शब्द का प्रयोग किया। आइजैक ने पहली बार तंत्रिका ताप न्यूरोटिसिज्म शब्द का प्रयोग किया। अब न्यूरोटिसिज्म शब्द का प्रयोग किया, ये तो बहुत ही बढ़िया बात थी, लेकिन क्या अर्थ होता है बिना अर्थ जाने तो आपका कोई मतलब नहीं होने वाला है ना। तो न्यूरोटिसिज्म जो शब्द है बेटा, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है सनकी और चिड़चिड़े लोग। तंत्रिका ताप का क्या मतलब होता है? सनकी और चिड़चिड़े लोग। ठीक है, जिसका अर्थ होता है सनकी और चिड़चिड़े लोग। सनकी और चिड़चिड़े लोग, जिसका अर्थ होता है सनकी और चिड़चिड़े लोग। ठीक है बेटा, इसका क्या अर्थ होता है? सनकी और चिड़चिड़े लोग। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? न्यूरोटिसिज्म तक समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, मैं उसको बाद में आपको समझा दूंगा। समझ में आना चाहिए, बस ये जरूरी है कि समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, तो अर्थ सनकी और चिड़चिड़े लोग इनका अर्थ होता है। अब बात करते हैं इनकी विभाजन का, जो व्यक्तित्व का इन्होंने विभाजन किया था। तो इन्होंने व्यक्तित्व का जो विस्तार क्षेत्र बताया है, इसने तीन आधार पर व्यक्तित्व का डिवीजन किया है। नेक्स्ट पेज में देखेंगे, आइजैक ने व्यक्तित्व के तीन विस्तार क्षेत्र बताए। अच्छा, कौन कौन से विस्तार क्षेत्र बताए ये बताना मेरे बच्चा, जल्दी से बता दो कि इन्होंने कौन कौन से विस्तार क्षेत्र बताए। तो आइजैक ने व्यक्तित्व के तीन विस्तार क्षेत्र बताए। कौन कौन से बताए? इसको आप शॉर्टकट में पेन कहते हो, यही है आपका पेन मॉडल सिद्धांत। अगर पूछता है कि कौन सा विस्तार क्षेत्र बताया तो बता देना। अगर नहीं याद रहता है सारा नाम तो याद बताते तुरंत बता देना, अरे इन्होंने तो पेन मॉडल का सिद्धांत दिया था। भाई पेन तो हमेशा याद रहेगा, तुरंत बता देना कि भैया इन्होंने तो पेन मॉडल का सिद्धांत दिया था। अब पेन तो कभी नहीं भूलोगे, सिद्धांत भूल जाओगे, लेकिन पेन नहीं भूलोगे तो कैसे याद रखोगे? पेन से। क्या दिया था इन्होंने पेन मॉडल का सिद्धांत दिया था। चलिए देख लेते हैं बेटा इसको जल्दी से। चलिए, पहला क्या है आपका? पहला है विक्षिप्तता। क्या है? विक्षिप्तता।
पहला है आपका विक्षिप्तता। इसमें क्या होती है, इसमें होता क्या है बेटा, सामवेगिक स्थिरता, सामवेगिक स्थिरता। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। अब दूसरे की बात करते हैं। अभी देखना कैसे आपका इसमें से पेन निकल के आएगा। ठीक है, बहिर्मुखता, ये हो गया आपका बहिर्मुखता, और बहिर्मुखता के साथ जो दूसरा है अंतर्मुखता। नेक्स्ट देखिएगा तंत्रिका ताप, मतलब इसका जस्ट अपोजिट, जो इसका जस्ट अपोजिट, बहिर्मुखता का अंतर्मुखता। अब तंत्रिका ताप में कौन आएगा, गुस्से वाला आएगा ना, तंत्रिका ताप में कौन आएगा, गुस्से वाला आएगा। तो यहां पे कौन आएगा, जो एकदम शांत व्यक्ति हो। भाई एक चिड़चिड़ा होगा तो दूसरा शांत होगा, तो एक हो गया तंत्रिका ताप, और दूसरा हो जाएगा बेटा क्या, दूसरा हो जाएगा स्थिरता। चलिए देखो बेटा, विक्षिप्तता या सामवेगिक स्थिरता की बात क्या होती है, तो इसका मतलब होता है साइकोटिज्म। क्या होता है, साइकोटिज्म। विक्षिप्तता का क्या अर्थ होता है, साइकोटिज्म। और सामवेगिक स्थिरता यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी। फिर जो आपका बहिर्मुखता होता है यानी कि एक्सट्रोवर्जन, अंतर्मुखता यानी कि इंट्रोवर्जन। तो यहां से पी निकल के आया, यहां से ई, एक्सट्रोवर्जन, इससे क्या निकल के आएगा, इंट्रोवर्जन। फिर तंत्रिका ताप या स्थिरता की बात करें तो तंत्रिका ताप की इंग्लिश आपको पता ही चल गई, क्या, न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म। अब स्थिरता की बात करें तो यानी कि स्टेबिलिटी। मतलब एक व्यक्ति कहां से कहां तक हो सकता है, साइकोटिसिज्म से इमोशनल स्टेबिलिटी वाला गुण हो सकता है, या एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट की तरफ जा सकता है, या न्यूरोटिसिज्म से वो स्थिरता की तरफ जा सकता है। तो कुल मिलाकर बस इतनी ही क्वालिटीज होती हैं हेंस आइजैक के अनुसार, हेंस आइजैक के अनुसार बस बेटा इतनी ही क्वालिटीज होती हैं। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें बेटा बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास कैसी लगी सब लोग एक बार कमेंट करके बेटा जरूर बता देना। टिल देन टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।